नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। चिराग पासवान अब एनडीए के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि उनकी जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को बिहार झारखंड के साथ साथ अब बिहार से दूर कह सकते हैं करीब 1400 किलोमीटर दूर जो है महाराष्ट्र में भी महसूस हो रही है। और इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान इकलौते नेता हैं एनडीए में। वैसे तो एनडीए में बड़े चेहरे के तौर पर चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। इन तमाम चेहरों को जोड़ करके नया एनडीए बना है और इसी की बदौलत केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके मंच पर किसी भी और नेता की तस्वीर नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान वहां पे तस्वीरों के माध्यम से मौजूद हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, झारखंड के साथ साथ वहां की 288 सीटों पर जो है 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चुनावी नतीजे 23 तारीख को आएंगे। तो एक तस्वीर पहले दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो करीब 24 घंटे पुरानी है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नासिक में पड़ने वाले धुले लोकसभा के अंदर जो है धुले शहर में पहुंचते हैं। वहां पर एक उनकी चुनावी जनसभा होती है। इस कार्यक्रम में एक बड़ा मंच बनता है। इस मंच पर वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ साथ जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो तमाम बड़े चेहरे दिग्गज वहां पे मौजूद हैं, तमाम प्रत्याशी मौजूद हैं जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी इलाके में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दहाड़ने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया कि किसी भी सूरत में धारा 370 को कोई दोबारा से वापस नहीं ला सकता है। लगातार इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर बवाल चल रहा है। कांग्रेस इसको लेकर के बयान दे रही है, कह रही है कि सत्ता में जब आएगी तो 370 फिर से वापस आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मन से ये कहा। लेकिन ये सब कुछ तो चुनावी जनसभाओं में इस तरह के बयान होते हैं, लेकिन इस चुनावी जनसभा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण एक तस्वीर है जो कि आपने देखी, वो तस्वीर चिराग पासवान की मौजूदगी वाली है। एनडीए में चिराग पासवान है, ये सबको पता है। चिराग पासवान के आगे कई बार बीजेपी सरेंडर करते हुए भी नजर आई है। हाल ही के वक्त में जब झारखंड में चिराग पासवान जिद पर आ गए कि उनको भी एक सीट चाहिए, तो चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने कोटे की एक सीट जो है वहां पर दी। उस पर आपने कई सारे वीडियोस न्यूज 4 नेशन पे देखे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जहां पे ना तो चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, ना चिराग पासवान उस मंच में मौजूद हैं, फिर उनकी तस्वीर का मतलब क्या है? देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिकोड करेंगे इस पूरे मामले को और फिर बताएंगे हम दोनों मिलकर के आपको कि आखिर चल क्या रहा है वहां पर। देखिए, कल की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनावी रैली थी और जहां पर पीएम मोदी जो है वो भाषण दे रहे हैं और उनके मंच के पीछे चिराग की तस्वीर होना, ये संयोग नहीं है, मतलब कि ये एक प्रयोग है सियासी रूप से, जो कि बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में किया गया। क्यों किया गया, क्या लाभ होने जा रहा है, ये भी हम सब कुछ बताएंगे। और सबसे जो ये लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों नहीं है। 2005 से वो लगातार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की तस्वीर जो है वो बीचों बीच रखी गई है। ऐसा नहीं किसी कोने में जगह दी गई है, बीचों बीच सेंटर फ्रेम में चिराग पासवान की तस्वीर है। और ये जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खुद ब खुद तस्वीर बता रही है कि एनडीए में चिराग का कद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे जैसे जो है अब झारखंड के चुनाव आएंगे, चतरा अगर जीत जाते हैं तो और कद बढ़ेगा, क्योंकि युवा नेता हैं और जिस तरीके का जो उनका काम करने का तरीका रहा है, टेम्परामेंट रहा है, और जो कहते हैं वो करते वाला जो पॉलिटिक्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं प्रभावी नेता के तौर पर बिहार में तो जाने ही जा रहे हैं। अब बिहार से बाहर बीजेपी को ज़रूरत पड़ रही है चिराग की तस्वीर जो है वो लगाने की पीएम मोदी के कार्यक्रम में, और जरूरत नीतीश कुमार की लगाने की नहीं पड़ रही है। तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि उनके कद में, चिराग पासवान के कद में इजाफा हो रहा है। और देखिए, आपको थोड़ा महाराष्ट्र से खींचकर थोड़ा बिहार झारखंड की तरफ ले आते हैं, फिर चलेंगे महाराष्ट्र। देखिए, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी वालों ने चिराग पासवान को एक सीट दी। कहने वाले कहेंगे एक ही सीट तो दी है, तो जेडीयू को 2 सीट दी। जेडीयू का संगठन था, जेडीयू के संगठन लगातार काम कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार बड़े बड़े नेता जो जेडीयू के हैं उनका कार्यक्रम रांची में हो या अलग अलग जगहों पर लगता रहता था। चिराग पासवान बस 2 दौरा करते हैं झारखंड का और उन्हें सीट मिल जाती है 1। चिराग पासवान को मैं कहने का मेरा तात्पर्य है कि चिराग पासवान झारखंड में एनडीए का हिस्सा इस बार अगर बने हैं तो बस इसलिए बने हैं
क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि चिराग पासवान रहें और उनके लिए प्रचार करें। कल झारखंड का दौरा है, कल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और परसों खुद यानी कि चतरा में होंगे और अपने पॉलिटिकल कैरियर का सबसे लंबा रोड शो, जो कि उनकी पार्टी की तरफ से निर्धारित है कि 6 घंटे का तो रहेगा ही, 7 घंटे हो जाए 8 घंटा हो जाए वो उसका नहीं कह सकते, लेकिन 6 घंटा मिनिमम ये रहेगा। हंटरगंज से लेकर वो चतरा तक वो रोड पर रहेंगे। 6 घंटा पूरे विधानसभा को कवर करेंगे, पूरे विधानसभा कवर करेंगे और 6 घंटा का रोड शो, पहली दफा इतना लंबा रोड शो करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी बीजेपी को लगा कि चिराग की जरूरत है, तो जरूरत है एक सीट दे देते हैं, इसके बदले में अगर चिराग हमारे साथ रहेगा ना तो बड़ा फायदा कई सीटों पर करवा सकते हैं। और ये मैसेज तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर था और इसलिए सीटें दी गई और इसलिए जो है वो झारखंड में भी एनडीए का हिस्सा। जीतन राम मांझी भी थे, वो भी दौरा कर चुके थे, दौरा कई दफ़ा कर चुके, उनके बेटे संतोष मांझी भी जा चुके थे झारखंड में, वो भी चाहते थे कि उनकी सीटें मिले। और खासकर गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और गया से सटे हुए, एक तो बरही इधर आ जाता है, उधर जाइए तो बहुत सारे 3 4 5 विधानसभा सटे हुए हैं, बॉर्डर लाइन में है। इसके बावजूद हम पार्टी को एक भी सीट एनडीए में नहीं मिली। चिराग पासवान को मिल जाता है बस 2 दौरा और 1 विधानसभा सीट। अगर थोड़ा सा और ध्यान दे देते ना कुछ महीने पहले से तो 2-3 सीटें भी मिल जाती चिराग को। तो बीजेपी की जरूरत बन गए हैं चिराग पासवान, बिहार में नहीं, बिहार से बाहर भी, झारखंड में हम ये देख चुके हैं। और कल जो पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी ना रोहित, उसमें तो दिख ही रहा है। और सवाल यह है कि अब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। खुदा न खास्ता अगर चतरा सीट अगर रोहित जीत जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग हमको बता रहे हैं हमें कि एमवाई जो है वहाँ पे जो है वो 1,10,000 से ऊपर है चतरा में, ठीक है। और ये दावा किया जा रहा है कि बाई ठीक है बाई आरजेडी के साथ रहेगा, लेकिन एम में पूरी तरीके से सेंधमारी करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 50% जो आरजेडी के वर्कर हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं, भले ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये सब कहा जा रहा है इंटरनल तौर पर। जो भी हो, अगर जीत जाते हैं 28 नवंबर को चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस, पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली, और जिस तरीके से जीत कर जब दहाड़ेंगे ना चिराग पासवान तो और एनडीए में उनका कद बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर जो है वो चिराग पासवान की बढ़ने वाली है। अब सवाल ये है कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये दिखा पहली दफ़ा, मुझे लगता है कि मतलब कि मोदी 3.0 में हमेशा यही तो आरोप हमेशा बीजेपी वाले झेलते रहे थे विरोधियों के कि एनडीए का मतलब सिर्फ मोदी होता है, सहयोगी को पूछा नहीं जाता है बस। तो क्या बीजेपी बदल रही है अपने आप को? क्या आप क्या महसूस कर रही है? इस जो मैंडेट मिला उसके बाद बीजेपी बदलने की कोशिश कर रही है? हाँ, या मैंडेट का असर है? नहीं, एक बदलाव तो है, और लेकिन इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एक ये है कि देखिए चिराग बिहार से शुरू करते हैं और फिर उसको हम महाराष्ट्र तक लेके चलते हैं। बिहार में चिराग पासवान क्यों मजबूरी हो गई नीतीश कुमार की या बीजेपी के लिए? क्योंकि इनको बाईपास करना आसान नहीं है। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, उस विधानसभा चुनाव में चिराग ने अपनी ताकत भले बीजेपी के बलबूते दिखाई हो, नीतीश कुमार की जदयू को नंबर 3 पे लेके आए, ये तो सबको पता है। नीतीश कुमार भी अब खुले मन से चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनसे बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोग साथ हैं, एनडीए यूनाइट हो गई है। मतलब यह है कि बिहार में तेजस्वी जैसे युवा चेहरे के मुकाबले में एनडीए के पास कोई बड़ा युवा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान को प्रमोट करना मजबूरी। अब चलिए झारखंड चलते हैं। झारखंड में चतरा सीट चिराग पासवान को दी गई है। सांकेतिक तौर पर भले ही एक सीट हो, लेकिन इसका बड़ा फायदा ये है कि वहाँ पे पूरी जो चुनावी लड़ाई है वो आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी हो गई है। हेमंत सोरेन के महागठबंधन के साथ में मुस्लिम वोट बैंक पहले से है, उसके साथ एक बड़ा तबका जो है वो आदिवासी वोटरों का है, तो वहाँ पर गैर आदिवासी जो वोटर है जो कि लगभग आधे आधे हैं, तो उसको, और उसमें जो दलित वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने के लिए, और खास करके जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, जो सटी हुई सीटें हैं वहाँ पर, क्योंकि बिहारी मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं, चिराग पासवान को जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, युवा चेहरा हैं, आप कह सकते हैं कि गुड लुकिंग हैंडसम, आज की अगर मैं कहूँ तो उस तरह की पर्सनैलिटी उनकी है, तो उसको एक तरीके से कहें कि भुनाने की कोशिश हो रही है, मतलब एक ब्रांड के तौर पर उनको इस्तेमाल करने के लिए। लिहाजा चिराग पासवान को झारखंड में एक सीट दे करके एनडीए ने दिखाने की कोशिश की कि हम यूनाइट हैं, बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी। अब क्योंकि सवाल है महाराष्ट्र को लेकर के, अब देखिए आप कुछ आंकड़े हैं दिवांशु, उस पर हम आते हैं। देखिए बड़ा कमाल है इस सीट पर। लोकसभा की कुल 6 सीटें, धुले शहर है, जिला है वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में, जिसकी लोकसभा सीटें बनती हैं धुले के 3 विधानसभा सीटों को मिला करके, और 3 सीटें आती हैं नासिक से। नासिक के एक हिस्से पे नितिन गडकरी वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इसी सीट पर
लगातार जो है वो जीत होती रही है बीजेपी की। ये हम लोकसभा की बात करें, कुल 48 लोकसभा में से धुले लोकसभा सीट पर बीजेपी की लगातार जीत होती रही है। इस सीट को एक दौर में बीजेपी ने कांग्रेस से कभी छीनी थी बहुत पहले, लेकिन उसके बाद से जो 7-8 चुनाव हुए हैं उसमें लगातार बीजेपी ही इस सीट से जीतते रही और पिछले तो कई चुनाव में एक ही प्रत्याशी जीत रहे। अब देखिए धुले सीट में धुले ग्रामीण, धुले शहर, सिंदखेड़ा, मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव आउटर और बालगाम जो एसटी सीट है वो है। अब इसमें कमाल ये है कि चिराग पासवान जो जाति विशेष से आते हैं, यानी कि दलित है, ओवरऑल दलित को SC ST को अगर जोड़ के देखते हैं हम देवांशु, तो ये कुल वोट बैंक का जो होता है वो करीब करीब जो होता है वो 24% होता है। 24%। तो 24% का वोट बैंक है चिराग पासवान। उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है उस इलाके में, क्योंकि कभी उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू करने से पहले जो है मुंबई में अपने पांव पसारने की कोशिश की थी फिल्म इंडस्ट्री में। वहाँ पे तो लोग जानते हैं चिराग पासवान को, फिल्मों में है या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो ट्रेंड करते रहे हैं। एक तरीके से कहें कि आज की तारीख में सोशल मीडिया के नए क्रश हैं चिराग पासवान, तो लोगों को मालूम है उनके बारे में। तो चिराग पासवान का उस मंच पे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मतलब कि क्यों है, मतलब उसका फायदा लेने की कोशिश कह सकते हैं इस पूरे में। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं देवांशु, तो यहाँ पे पूरी तस्वीर उलट जाती है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इस सीट पर बीजेपी वहां पर अजेय है, मतलब चाहे वो कोई भी हो, मतलब उनके खिलाफ कोई भी खड़ा हो, बीजेपी जीतती है। लेकिन जैसे ही हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो देखिए वहां पर कुल 6 सीटों में सिर्फ 2 पर बीजेपी जीतती है, और दोनों सीट जो है सिंदखेड़ा और मालेगांव आउटर और नासिक और एक धुले की है, जबकि बाकी की सीटों पर AIMIM ने वहां कब्जा जमा रखा है 2 सीट पर और कांग्रेस 1 पर है, और एस एक पार्टी है वहाँ के स्थानीय पार्टी है, वो एक सीट पर जो मालेगांव आउटर है, मालेगांव ब्लास्ट आपको याद होगा एक बार चर्चित हुआ था। हाँ। तो उस इलाके से वो जीत करके आते हैं। तो चिराग पासवान को वहां पर रखना एक इंपॉर्टेंट बात है कि 24 के जो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव हुए, माफ कीजिएगा, वहां पर कांग्रेस को आया वहां पर करीब करीब 38% वोट, लेकिन बीजेपी को वहां पर करीब 58% वोट आता है, जो कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा था। लेकिन जब वो विधानसभा की हम बात करते हैं तो बीजेपी का मार्जिन बहुत कम हो जाता है, और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक तरीके से कहें कि वहां पर सेंधमारी कर देती है वोट बैंक में। तो चिराग पासवान का उस मंच के पोस्टर में उनका होना, मुझे लगता है कि एक सांकेतिक तौर पर वहां के वोटरों को यूनाइट करने की कोशिश है कि देखिए जितने भी दलित चेहरे हैं, क्योंकि देखिए हर पार्टी को के रीजनल लेवल पर कुछ ना कुछ उसके गुड्स एंड बैड्स होते हैं। बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है महाराष्ट्र के कई सीटों पर कि दलितों को दरकिनार किया जा रहा है वहां पे, और वहां पर एक बार फिर से जो है ब्राह्मणों को या फिर जो ब्राह्मणवादी सोच वाले जो नेता हैं उनका कब्जा हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरा भाषण हुआ उस बिल्कुल वहीं पर RSS का मुख्यालय भी लगभग है, नागपुर में। तो चिराग पासवान का उस मंच पे होना कि मतलब एनडीए दिखा रही है कि हम सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पे आर्टिकल 370 पर बोलना भी बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे AIMIM ने जिस तरीके से अपने पांव पसारे हैं वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। 2 सीट पर 6 में से 2 सीट पर कब्जा पिछले विधानसभा चुनाव में उसने किया, तो वो चाहते हैं कि जो वोटों का विखराब है, क्योंकि देखिए अभी नारा बहुत तेजी से बड़ा वायरल हुआ योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद कि बटोगे तो कटोगे। तो अब इस नारे की गूंज महाराष्ट्र में भी, ये नारा जो है झारखंड में भी सुनाई दे रहा है, हरियाणा के चुनावी नतीजे ने सबको चौंका दिया है। लिहाजा बीजेपी कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहती है, क्योंकि वहां के जितने भी एग्जिट पोल या प्री पोल्स आए हैं फिलहाल अभी, या जो सर्वे हैं उसमें है कि वहां पे एनडीए सत्ता में वापस नहीं आ रही है। लेकिन वहां पर क्योंकि ऐसा ही कुछ कहा जा रहा था हरियाणा के बारे में भी, और आप यकीन मानिए कि अगर बीजेपी ने जिस स्ट्रेटजी को सेट किया है वहां पे, वहां के देखिए चाहे एनसीपी से अलग हुए शरद पवार के जो रिश्तेदार जो अजित पवार हैं उनके बयान को देखिए, शिंदे को देखिए, या फिर आप देवेंद्र फडणवीस की बात के बयानों को सुनिए, वो सब यही कह रहे हैं कि हम न सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। लेकिन ये नतीजे नहीं रिफ्लेक्ट हुए लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव के में परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। शरद पवार बहुत एक्टिवली वहाँ पे बहुत कहें कि प्रचार नहीं कर पा रहे हैं इस बार, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो बीजेपी मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी उसने बीजेपी की तरफ से हरियाणा के लिए बनाई गई थी कि नॉन जाट वोटरों को यूनाइट कर लो, तो वही स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में लेकर चल रही है। स्ट्रैटेजी यही है कि जो नॉन मुस्लिम्स जो वोटर्स हैं उनको छोड़ करके बाकी जो वोट बैंक है उसको मैक्सिमम अपने पाले में लाने की कोशिश करें, और चिराग पासवान उस वोट बैंक को साधने के लिए एक चेहरे के तौर पर है। मतलब कहने का मतलब अगर 2-3 लाइन में समझे तो जिस इलाके में जो है पीएम मोदी जो है वो रैली कर रहे थे, उस इलाके में बीजेपी की हालत जो है विधानसभा में
पतली रहती है और जो है मजबूत जो है वो लोकसभा में रहती है। लोकसभा में रहती है, पतली रहती है और वहाँ पर जो है दलित वोट बैंक जो है करीब 24% है। 24% हो सकता है कि इसलिए चिराग की तस्वीर पीछे है कि दलित वोट को रिझाया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो बड़ा ब्रांड बनते जा हाँ रहे देखिए हैं। वहाँ और जो HSS एक पार्टी है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, वो दलित जैसे चिराग पासवान बिहार में है जो एक जाति विशेष की पार्टी है, वैसे एक जाति विशेष की पार्टी है, वो बहुत सिंधमारी करती है। पिछले बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मतलब इसके पहले 19 में जो लोकसभा चुनाव हुए, तो वहाँ पर वो निर्दलीय उस प्रत्याशी ने शानदार परफॉर्म किया था। उस मतलब जब वो उस पार्टी को छोड़ के आए तो वहाँ पे उसके बाद उन्होंने पार्टी उनकी वहाँ पे आ जाती है, फिर पार्टी वहाँ पे उस रीजन वाइज, जैसे कि चिराग पासवान के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो बिहार के लिहाज से तो चिराग पासवान जो है हर विधानसभा में उनके 5,000 वोटर हैं, हाँ 5, 10, 15 मतलब एक एवरेज 5,000 वोटर है। तो वहां पर जो दलित वोट बैंक 24% का है, मुझे लगता है कि उसमें बिखराव कम से कम हो, इसलिए जितने भी दलित चेहरे हैं देश के, अलग अलग एनडीए के जितने घटक दल हैं, उसमें से मुझे लगता है कि चिराग पासवान आज की तारीख में सबसे डायनेमिक और सबसे यंग और सबसे शानदार तरीके से डिलीवर करने वाले नेता के तौर पर हैं, इसलिए उनकी तस्वीर वहां पे मेरे समझ से मंच पर है। दूसरी बात मुझे ये लगता है, क्योंकि बीजेपी ने एक प्रयोग किया हरियाणा में, चुनावी नतीजे उलट आए, बिल्कुल जो चुनाव सर्वे थे उसके हिसाब से, बीजेपी वही प्रयोग महाराष्ट्र में करने जा रही है इस बार, वही प्रयोग इस बार झारखंड में भी हो रहा है। बीजेपी ने ये सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है, लेकिन माइक्रो लेवल पर भी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, और शायद यही वजह है। देखिए नीतीश कुमार ने आज ही बयान दिया चिराग पासवान को लेकर के कि मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। अब रामविलास पासवान को थोड़ा लेके चलिए, दलित सेना किसने बनाई देश में? देश भर के दलितों को किसने यूनाइट किया? और उस इलाके महाराष्ट्र में दलितों की बड़ी हिस्सेदारी है, वहां के दलितों के अंदर भी रामविलास पासवान को लेकर के एक अच्छी वाली फीलिंग है, गुड फीलिंग है कि उनकी आवाज को रामविलास पासवान ने एक दलित सेना बना करके आवाज दी। तो दलितों के नेता के तौर पर रामविलास पासवान उस इलाके में आते हैं, अंबेडकर उसी इलाके से निकल करके आते थे जहां से जिन्होंने संविधान बनाया, तमाम चीजें हुई। तो अंबेडकर से लेकर के रामविलास पासवान तक के बीच में जो दलितों के वोट बैंक को एक तरीके से साधने की कोशिश है, वो चिराग पासवान के सहारे बीजेपी करने की मेरे समझता की कोशिश कर रही है। भले ही चिराग उस मंच पे नहीं थे, लेकिन उनकी तस्वीर के सहारे मैसेज तो दिया ही गया है, और मुझे लगता है कि मैसेज अब जो है उस इलाके में घूम भी रहा है। और मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान को बीजेपी वाले प्रचार करने के लिए भी बुला सकते हैं। बस 13 का चुनाव खत्म, 13 में चिराग पासवान की सीट पे आप जब जैसे चुनाव खत्म होगा, आप देखिएगा कि चिराग पासवान जो है फुल फ्लेज तरीके से, अभी उनका शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन जितने भी दलित बहुल इलाके होंगे महाराष्ट्र के, उनके मंचों पर चिराग पासवान बोलते नजर आएंगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी उसी के तहत तय की गई है कि चिराग पासवान के चेहरे का इस्तेमाल हो, एनडीए का हिस्सा है, खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भी कहते रहे हैं। कई दफे ऐसा हुआ कि कुछ बातों को लेकर के अनबन हुई, चाहे वो क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, जितना मांझी के साथ के मुद्दे हो, लेकिन ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिराग पासवान को व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद करते हैं। चाहे वो रामविलास पासवान के निधन का वक्त हो, अस्पताल में जब वो भर्ती थे तब की भी बात हो, या जब चिराग पासवान अकेले छोड़ दी गए अपनी ही पार्टी में तब की भी बात हो, नरेंद्र मोदी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और लगातार चिराग पासवान को उचित सम्मान देने की कोशिश जो है वो होती रही है। और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान के चेहरे का इस्तेमाल जो है बिहार झारखंड के अलावा अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी कर रही है। कोशिश तो मेरे समझ से यही है कि वहाँ पे की जो दलित वोटर हैं उनके अंदर दलित जो है एक दलित नेता की उपस्थिति को लाते हुए उस वोट बैंक को यूनाइट किया जा सके। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।